अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम इसके अंदर बच्चे मसल्स की हमारे पास जो मेन टाइप्स आती हैं और फिर उनमें से जो स्केलेटल मसल हैं उनका स्ट्रक्चर, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये बातें हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। तो बच्चे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम मसल कंट्रैक्शन की बात करें तो देखें, अब मेनली हम यहाँ पर जो मसल स्टडी करने जा रहे हैं वो हमने बच्चे स्टडी करने हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टीरिएटेड मसल। अब यहाँ पर ये जो स्टीरिएटेड मसल्स हैं ये एक्चुअली स्केलेटल मसल को हम इस नेम से प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर जो स्टीरिएटेड मसल लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब हम किसी बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। और ये जो स्टीरिएटेड मसल्स हैं, ये स्टीरिएटेड मसल्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्केलेटन से, मतलब जितनी भी बोन से जितने भी मसल अटैच होते हैं वो कौन से बच्चे मसल होते हैं? दीज आर द स्टीरिएटेड मसल्स आर स्केलेटल मसल। और ये जो स्टीरिएटेड मसल्स हैं या स्केलेटल मसल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेज है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेन से कहाँ पे आता है बच्चे, इन मसल्स के पास आता है। तो फिर उस मैसेज के रिस्पॉन्स में ये क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। बच्चे आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स, आप भी हम भी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो देखें, जब भी लेट्स सपोज अगर हमें बॉडी के किसी पार्ट पे चींटी ने काटा है तो हम फ़ौरन वहाँ से उसको खींच लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जिस जगह पे उसने काटा वहाँ पर रिसेप्टर थे, उन्होंने उस बच्चे जो स्टिमुलाई था, वो जो चेंज इन इन्वायरमेंट था, उसको डिटेक्ट किया। सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर कहाँ बच्चे गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है और फिर जो मैसेज है वो इफेक्टर के पास जाता है। बच्चे इफेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, या मसल या ग्लैंड। अगर वो मसल होंगे तो वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर जाएंगे, और अगर वो ग्लैंड होंगे तो वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो वो किसी न किसी हार्मोन को रिलीज़ कर देंगे। तो अब इफेक्टर यहाँ पर हम कौन से पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? स्टीरिएटेड मसल और स्केलेटल मसल। तो फिर जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज को ब्रेन से कैरी करके लेके आएंगे बच्चे इन स्टीरिएटेड मसल या स्केलेटल मसल के पास, और फिर उस मैसेज के रिस्पॉन्स में ये क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस वजह से हम दैट्स वाई दीज मसल्स आर कॉल्ड न्यूरोजेनिक। हम न्यूरोजेनिक हम इन स्केलेटल मसल को बच्चे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जस्ट उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब इनको नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है, बिकॉज देयर कंट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम न्यूरोजेनिक। लेकिन अगर बच्चे हम हार्ट के मसल्स की बात करें तो जब हमने अभी ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो हार्ट के मसल होते हैं उनको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, एंड कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक। मायोजेनिक मीन कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सिस जो प्रोड्यूस होती हैं वो हार्ट के मसल्स में ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोड्यूस करती हैं। वहाँ पे जो न्यूरॉन्स कोई मैसेज को कैरी करके नहीं लेकर आते। इस वजह से हम कार्डियक मसल को बच्चे क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। और ये हमारे पास 2 टाइप्स होगी बच्चे। पहली हमने स्टीरिएटेड मसल या स्केलेटल मसल की बात की, वो न्यूरोजेनिक होते हैं। सेकंड हमने कार्डियक मसल की बात की, वो हमारे पास मायोजेनिक होते हैं। और थर्ड बच्चे हमारे पास आएंगे स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में मौजूद होते हैं। जैसा कि हम गैस एक्सचेंज सिस्टम, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसके डिफरेंट ऑर्गन स्मूथ मसल के बने होते हैं। बच्चे एलिमेंट्री कनाल की बात करें, जो माउथ से लेकर एनस तक है, उसके डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो भी स्मूथ मसल के बने होते हैं। आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन की बात करें तो बच्चे उनकी वाल भी किससे बनी होती हैं, वो भी स्मूथ मसल से बनी होती हैं। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्मूथ मसल ये भी उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब मोटर न्यूरॉन इनकी तरफ मैसेज लेकर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। मीन जब इनके पास मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये स्मूथ मसल भी सिर्फ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर इनको भी हम क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि जिसमें स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वहाँ पर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। और बच्चे वो कौन सी कंडीशन हमारे पास है कि जब आर्टरीज़ के अंदर हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उस ब्लड के प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज़ की वाल होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, उनकी कंट्रैक्शन हो जाती है। और वो जो कंट्रैक्शन हो रही है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं हो, मतलब वो उसमें नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। बाकी मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल की जितनी भी कंट्रैक्शन होंगी बच्चे उनके अंदर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक बोलेंगे। और बच्चे
इन मसल्स को अब हम स्मूथ मसल क्यों बोलते, स्मूथ मीन हमवार बिल्कुल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टीरिएशन नहीं होती। लेकिन अगर हम कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल की बात करें तो बच्चे उनके अंदर क्या होती हैं, स्टीरिएशन होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, वो झरियाँ सी बनी होती हैं। और उसके अलावा बच्चे जो स्मूथ मसल होते हैं ये कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की जो जो इंटरनल जो लाइनिंग होती है उसको स्मूथ लाइनिंग ये नहीं बनाते। मीन जो स्मूथ मसल हैं ये कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की जो स्मूथ लाइनिंग है वो ये नहीं बना रहे होते। जैसे कि हम ट्रैकिया की बात करें या आर्टरीज़ की बात करें तो उनकी इंटरनल जो बच्चे लाइनिंग है उसको कौन बना रहा होता है, उसको एपिथेलियम बनाती है। अब हम टेबल के अंदर इन दोनों तीनों मसल्स में अगर डिफरेंस की बात करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सीरिएटेड मसल है, मीन वही स्केलेटल मसल। सेकंड नंबर बच्चे कौन से लिखे हुए हैं, कार्डियक मसल। और थर्ड नंबर पे हमारे पास बच्चे कौन से हैं, स्मूथ मसल। तो फर्स्ट अगर बात करें बच्चे अपीयरेंस की बात करें, जब लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो स्केलेटल मसल होंगे वो हमें स्टीरिएटेड नजर आएंगे, उनके ऊपर स्ट्राइप्स होंगी और वो जो स्ट्राइप्स होती हैं वो एट रेगुलर इंटरवल में मौजूद होती है, मतलब डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। अभी हम इनको एक्सप्लेन से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कार्डियक साइकिल है, तो ये भी सॉरी कार्डियक साइकिल बोल रहा हूँ, कार्डियक मसल हैं तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, इन पर भी स्टीरिएशन होती हैं, ये भी स्ट्राइप्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए लेवल की बुक में लिखा हुआ है कि एट रेगुलर इंटरवल, लेकिन बच्चे जब आप पीटीबी की बुक देखेंगे या फेडरल की बुक देखेंगे तो वहाँ पे यह लिखा हुआ है कि कार्डिक मसल स्टीरिएटेड तो है, लेकिन वो जो स्टीरिएशन होती हैं दे आर इरेगुलर, वो स्टीरिएशन इरेगुलर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो रेगुलर इंटरवल पर, तो ये आपने देख लेना इसको बच्चे। और स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल के हमने कहा था दे हैव नो स्टीरिएशन, उनके ऊपर कोई स्ट्राइप मौजूद नहीं होती। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे ये जो स्केलेटल मसल होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं सिंक्टियम। इसका मतलब क्या है ये भी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। लेकिन कार्डिक की बात करें तो बच्चे वो यूनी न्यूक्लिएट हैं और वो इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू आपस में क्या हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं। और स्मूथ मसल की बात करें तो वो भी यूनी न्यूक्लिएट है। नेक्स्ट बच्चे हम टाइप ऑफ सेल की, शेप ऑफ द सेल की बात करें तो जो स्टीरिएटेड जो बच्चे हमारे पास जो मसल्स होते हैं उनके जो सेल होंगे वो लॉन्ग होंगे और अनब्रांच्ड होंगे। लेकिन कार्डियक की बात करें तो बच्चे इनके सेल्स वो शॉर्टर होते हैं लेकिन वो ब्रांच्ड होते हैं और आपस में वो डिस्क के थ्रू क्या हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं। स्मूथ की बात करें बच्चे ये लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं एंड दे आर टैपर्ड एट द एंड, मतलब इनकी जो 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 आगे बच्चे इनकी जो जो एंड्स होते हैं वैसे टैपर्ड किनारा नुमा होते हैं, बिल्कुल ब्रिक से होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इनके अंदर, तो अब जो कार्डियक जो हमारे पास स्केलेटल मसल हैं क्योंकि ये स्टीरिएटेड हैं तो इनके अंदर वो जो मायोफिब्रिल होती हैं वो पैरेलल उनके जो बंडल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, पैरेलल बंडल ऑफ मायोफिब्रिल। एक्चुअली इन्हीं मायोफिब्रिल के अंदर वो मायोफिलामेंट्स होते हैं जो कि डार्क बैंड और आई बैंड बनाते हैं और फिर उसकी वजह से हमें ये स्टीरिएटेड नजर आते हैं। सेम ईयर बच्चे कि इनके अंदर भी मायोफिब्रिल के क्या मौजूद होते हैं, पैरेलल बंडल मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो इनके अंदर मायोफिब्रिल जो है वो बंडल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होती और इसी वजह से बच्चे इनके अंदर जो है वो स्टीरिएशन भी नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बच्चे हमारे जितने भी मसल हैं जो स्केलेटन से अटैच हैं उनके अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं बच्चे, उनके अंदर ये स्केलेटल मतलब ये वाले टिश्यू मौजूद होते हैं, कार्डियक टिश्यू सॉरी ये वाले अपना स्टीरिएटेड टिश्यू मौजूद होते हैं, मसल जिन्हें हम बोल रहे हैं स्केलेटन मसल बोल रहे हैं। और हार्ट के अंदर कौन से होते हैं बच्चे, इनके अंदर कार्डियक मसल्स होते हैं। और हम अगर बात करें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की, ब्लड वेसल की बात करें, आर्टरीज़ की, वेट्रियोल्स की, वेन्स की, एयरवेज की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, गट की बात करें वही एलिमेंट्री कनाल की, फिलोपियन ट्यूब की बात करें जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस की बात करें तो इन सब में स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। और लास्ट पे कंट्रोल की बात करें तो हमने कहा था स्केलेटल मसल वो भी न्यूरोजेनिक है, उनको भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जो कार्डियक मसल हैं वो मायोजेनिक है, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। और स्मूथ मसल भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, न्यूरोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मसल की जो कंट्रैक्शन होती है बच्चे जब डिफरेंट मसल बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। जब भी किसी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बच्चे हमारी बॉडी के किसी पार्ट पर फोर्स लगाएगा, जैसे मसल हैं वो बोन के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बोन बच्चे उसकी वजह से क्या पैदा होती हैं, मूवमेंट पैदा होती है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जब भी किसी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स होना है तो उन सब की जो मूवमेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट उनमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म का डैमेज ना हो। अब बच्चे अगर हम स्टीरिएटेड मसल मीन स्केलेटल मसल की अगर हम बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए अब यहाँ पर बताया गया है लेट्स सपोज अगर हम बाइसेप्स की बात करते हैं तो बाइसेप्स किससे बना हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर। अब बच्चे यहाँ पर एक और बात कि जो ए लेवल के बुक में लिखा हुआ है ना, इन्होंने जस्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया कि मसल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मसल फाइबर मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप पीटीबी की बात करेंगे, फेडरल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम पहले ये बोलेंगे कि मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल और मसल बंडल में क्या मौजूद होते हैं, मसल फाइबर।
मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मसल के अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर। फिर हम देखेंगे कि मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं, मायोफिलामेंट। उनमें फिर 2 टाइप्स होती हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। तो अब हमने स्टार्ट किया मसल से, बाइसेप की एग्जांपल ली, उसके अंदर होंगे मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर क्या मौजूद हैं, थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर मौजूद हैं। अब बच्चे ये जो ईच मसल फाइबर है उसको हम स्पेशलाइज्ड सेल बोलते हैं, और उसके अंदर बच्चे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर वो एक स्पेसिफिकली ऑर्डर के अंदर क्या हुई होती हैं, अरेंज हुई होती हैं। और इस बच्चे जो मसल फाइबर होता है इसको एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन ने भी सराउंड किया होता है, उसका नाम क्या है, उसको बच्चे हम सार्कोलीमा बोलते हैं। ये अभी नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं। अच्छा बच्चे, जो कुछ बायोलॉजिस्ट हैं वो इस मसल फाइबर को सेल काउंट नहीं करते। जो कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, जो कुछ हमारे पास बच्चे बायोलॉजिस्ट हैं, दे सम बायोलॉजिस्ट प्रेफर नॉट टू कॉल इट अ सेल, कि जो कुछ बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इस मसल फाइबर को सेल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बच्चे ये हमारे पास ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बिकॉज इट कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो फिर इसके लिए हम जो जो बायोलॉजिस्ट जो ज़्यादा वर्ड टर्म यूज़ करते हैं बच्चे, वो यूज़ करते हैं सिंक्टियम की। इसका मतलब क्या होता है कि द मल्टी न्यूक्लिएट मसल फाइबर। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो बच्चे देखें, सबसे पहले इस मसल फाइबर की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, उसे मैंने कहा उसे क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा। इनके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चे इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर अंदर की तरफ इनफोल्डिंग डिफरेंट बनाती है। अब मसल के इंटीरियर साइड पर, अंदर वाली साइड पर, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसवर्स सिस्टम टिब्यूल बोलते हैं, या सिंपल हम उनको टी टिब्यूल भी बोलते हैं। और बच्चे ये जो टी टिब्यूल का बच्चे जो सिस्टम होता है, दीज रन क्लोज टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये जो पूरा का टी टिब्यूल का जो सिस्टम होता है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ रन करता है। और बच्चे उसके साथ इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बच्चे वो गेट्स होते हैं, और जब वो कैल्शियम गेट्स मौजूद होते हैं, जब उन तक नर्व इम्पल्स पहुंचती है तो कैल्शियम गेट्स जब ओपन होते हैं तो वहाँ फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम आयन है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ होते हैं। फिर वो कैल्शियम जो आयन है वो कंट्रैक्शन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये भी नेक्स्ट हम देखेंगे। उसके अलावा बच्चे इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। अब दीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर पैक्ड टाइटली बिटवीन द मायोफिब्रिल। अब मैंने कहा मसल के अंदर क्या मौजूद होंगे, मसल बंडल के अंदर क्या होंगे बच्चे, हमारे पास मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर क्या होंगे, मायोफिब्रिल। और उन मायोफिब्रिल के दरमियान में जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चे वो पैक्ड होते हैं। और उन माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है बच्चे, दीज आर पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उनका मेनली काम क्या है, एटीपी बनाना, क्योंकि कंट्रैक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी बच्चे क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। अब अगर हम बच्चे यहाँ की अगर आपको इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा दूँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये बोन है। अब बोन के साथ ये मसल अटैच है। आपको पता है कि हमारे पास जो टेंडन्स होते हैं बच्चे, टेंडन्स, इनका काम क्या होता है कि ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करवाते हैं। अब मैंने कहा था मसल के अंदर क्या होंगे, मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर हम किसकी बात करेंगे, मसल फाइबर की। मसल फाइबर के अंदर क्या होंगे बच्चे, मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल के अंदर क्या होंगे, मायोफिलामेंट मौजूद होंगे। और ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, इसका न्यूक्लियस बच्चे, और इसको ये जूम करके दिखाएगा आपको, ये स्ट्राइप्स भी नज़र आ रही होंगी, लाइट एंड डार्क लाइट। इस डायग्राम को बच्चे अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास इनके हिसाब से आउटर मोस्ट कवरी, उसे हमने क्या बोला था, सार्कोलीमा। और ये इनके साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपको बच्चे टी टिब्यूल नज़र आ रहा है, जो इसकी पूरे बच्चे इन साइड जो है वो फैला होता है ये टी टिब्यूल सिस्टम। और यही नर्व इम्पल्स को कैरी करके लेके आता है जब कैल्शियम गेट ने ओपन होना है, अभी हम वो भी क्लियर करेंगे। और ये देखिए ये लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस करनी है। और देखें बच्चे कि अब मसल फाइबर देखें, आप खुद देखें मसल फाइबर के अंदर क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल मौजूद हैं। और फिर ये मायोफिब्रिल के अंदर क्या मौजूद है बच्चे, हमारे पास मायोफिलामेंट मौजूद, जिनमें इनके अंदर होते हैं बच्चे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। ये देखिए ये हमारे पास थिक फिलामेंट है और ये हमारे पास थिन फिलामेंट है। और यहाँ पर बच्चे ये मसल फाइबर की जो उसकी डायग्राम है, उसका जो सेल है उसको यहाँ पर ये जूम करके दिखाया गया। ये देखें हमारे पास इसकी शेप इस तरह की होती है। और साथ में ये भी है, ये इसकी 27,000 जो मसल फाइबर उसको जूम करके दिखाया गया। और ये देखिए मसल फाइबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मसल मायोफिब्रिल, साथ माइटोकॉन्ड्रियन भी हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हैं। बच्चे देखें हमारे पास बच्चे जो मसल है ना, मसल इज़ अ ऑर्गन, क्योंकि मसल के अंदर डिफरेंट टिश्यू मौजूद होते हैं। देखिए मसल के अंदर स्टीरिएटेड मसल टिश्यू भी हैं, ब्लड टिश्यू भी है,
नर्व्स टिश्यू भी हैं और बच्चे कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद है। मतलब मैं बताया ना बच्चे को जब डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बन जाता है ऑर्गन। तो मसल इज एन एग्जांपल ऑफ अ ऑर्गन, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज मौजूद हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट हम वही कंटिन्यू करते हैं। देखें हमने कहा कि जो मसल फाइबर हैं, स्केलेटल मसल हैं, इनके ऊपर बच्चे क्या होती हैं, स्टीरिएशंस होती हैं। इनके ऊपर से वो स्ट्राइप्स बनी होती हैं, वो झरियाँ होती हैं, वो लाइट और डार्क बैंड होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सार्कोप्लाज्म के अंदर जो मायोफिब्रिल्स हैं वो एक स्पेसिफिकली ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं। इन मायोफिब्रिल के अंदर, बार बार मैं कह रहा हूँ, इन मायोफिब्रिल के अंदर होंगे मायोफिलामेंट, थिक एंड थिन फिलामेंट। वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि वहाँ पे हमें जो है वो डार्क और लाइट बैंड नज़र आते हैं, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो मसल होगा उसकी जो हमें जो उसकी शेप नज़र आएगी वो स्टीरिएटेड नज़र आएगी। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये इतना क्लियरली नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें यह पता चलेगा कि मायोफिब्रिल के अंदर भी कुछ स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें बार बार बोल रहा था मायोफिलामेंट। और मायोफिलामेंट बच्चे टू टाइप्स के होते हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। देखें पैरेलल ग्रुप्स ऑफ थिक फिलामेंट लाइज बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ द थिन फिलामेंट। ये देखें, ये थिन फिलामेंट के दरमियान क्या मौजूद है, थिक फिलामेंट मौजूद है। एंड बच्चे बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो थिक बच्चे होता है वो मेनली मायोसिन प्रोटीन से बना होता है, और हमारे पास ये जो मायोसिन होती है ये बच्चे हमारे पास एक फिब्रस प्रोटीन होती है, और जो थिन फिलामेंट है ये एक्टिन से बना होता है, और एक्टिन हमारे पास क्या होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। और थिन फिलामेंट के अंदर कुछ और भी प्रोटीन होती हैं, लेकिन मेनली हमारे पास कौन सी होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। और इन्हीं थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के अंदर हमें वो स्टेरिएशन जो है या वो स्ट्राइप्स जो है वो नज़र आती है, और उन स्ट्राइप्स बनने की वजह, उनके काजेज भी क्या हैं, यही बच्चे थिक एंड थिन फिलामेंट। अब ये नेक्स्ट हमारा जो है बच्चे ये समझना आपने ए बैंड। अब उन द डार्कर पार्ट ऑफ द स्ट्राइप्स, उन स्ट्राइप्स का बच्चे जो डार्क रीजन होगा ना, डार्क बैंड, उस डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड। ए मीन एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक मीन के जो विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, और उस वजह से वो जो रीजन होता है वो हमारे पास डार्कर रीजन होता है। और बच्चे इस ए बैंड के अंदर जो थिक फिलामेंट है वो मौजूद होते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसी ए बैंड के अंदर स्लाइटली थिन फिलामेंट भी डिफ्यूज़ होते हैं। अब अगर मैं लाइटर पार्ट की बात करूं तो लाइटर पार्ट को बच्चे हम आई बैंड बोलते हैं। आई मीन आइसोट्रॉपिक आर नॉन पोलराइजिंग, क्योंकि ये विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं करते। और इस लाइटर पार्ट के अंदर, इस आई बैंड के अंदर कोई थिक फिलामेंट मौजूद नहीं होता। आई बैंड के अंदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट मौजूद होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ए बैंड की, तो मैंने कहा ए बैंड के अंदर मेनली थिक फिलामेंट होंगे, लेकिन साथ पार्टली डिफ्यूज्ड थिन फिलामेंट भी मौजूद होंगे। आपको पहले मैं दिखा देता हूं बच्चे, ये गौर से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो रीजन है इसको आपने कैसे देखें इंडिकेट किया गया ए बैंड। तो ए बैंड के अंदर बच्चे आपको ये थिक फिलामेंट भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसी ए बैंड के अंदर ये देखिए ये पार्शली बच्चे जो थिन फिलामेंट है बच्चे वो भी इसके अंदर डिफ्यूज़ हो चुका है। मैं दोबारा रिवाइज करूँ, ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट तो मौजूद हैं, लेकिन साथ में ये कुछ रीजन के अंदर थिन फिलामेंट भी डिफ्यूज़ हुए हैं। लेकिन अगर मैं आई बैंड की बात करूँगा बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आई बैंड, तो आई बैंड के अंदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, थिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। आई बैंड के अंदर थिक फिलामेंट मौजूद नहीं होते। लेकिन ए बैंड की बात करूं तो उसमें थिक भी होते हैं, और स्लाइटली जो थिन फिलामेंट है वो भी डिफ्यूज़ होते हैं। अब बच्चे यहाँ पर देखें, अब जिस जगह पर, गौर सुने, जिस जगह पर ए बैंड के अंदर जिस जगह पर थिक और थिन फिलामेंट ये ओवरलैप हुए हैं, ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, तो बच्चे ये बहुत डार्कर रीजन होगा। और इसके अंदर अब ये वाला जो रीजन है जिसको अब मैं बच्चे नोट करने जा रहा हूँ, ये वाला रीजन, ये जो रीजन होता है ये इन सराउंडिंग की निस्बत, ये जो मैंने सराउंडिंग का हाई स्टार बनाया, इन सराउंडिंग की निस्बत ये जो दरमियान वाला रीजन होता है ये थोड़ा सा लाइटर रीजन होता है, और इस लाइटर रीजन को हम बोलते हैं एच बैंड और एच जोन। एच मीन हेले, HELE हेले, एंड हेले मीन ब्राइट। मीन ए बैंड ओवरऑल क्या था, डार्क बैंड था, लेकिन उसके अंदर एक लाइट स्ट्रिप मौजूद होती है, थोड़ा सा लाइटर रीजन मौजूद होता है। उस लाइटर रीजन को हम क्या बोलते हैं, एच जोन और एच बैंड बोलते हैं। दोबारा सुन ले बच्चे, जो ए बैंड था, इस ए बैंड के अंदर जिस जगह पर वो आपस में थिक और थिन डिफ्यूज़ हुए हैं,
तो और इधर भी डिफ्यूज़ हुए, तो इनके दरमियान के अंदर एक लाइटर रीजन होता है जिसमें क्या बोलते हैं एच बैंड और एच जोन बोलते हैं। और इस एच जोन को एक डार्क लाइन दरमियान से बाइसेक्ट करती है। इस लाइन को हम बोलते हैं एम लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एम लाइन, जो इस एच बैंड को दरमियान से बच्चे क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह वो लाइन बच्चे जो हमारे पास इन थिन फिलामेंट को, इस आई बैंड को बिल्कुल दरमियान से बाइसेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जी लाइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? जी लाइन। और इन दो जी लाइन के दरमियान का जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। देखें ये जी लाइन से लेकर इस जी लाइन तक का जो रीजन उसे हम क्या बोलेंगे? सार्कोमेयर बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम यहाँ से रीडिंग भी कर लेते हैं बच्चे। देखें ये वही लिखा हुआ है कि जिस जगह पर, मैं बार बार कह रहा था कि जिस जगह पर थिक और थिन वो आपस में ओवरलैप होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट होता है, और उसके दरमियान में एक लाइटर एरिया होता है, मतलब ए बैंड के दरमियान में एक लाइटर एरिया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एच बैंड बोलते हैं। एच मीन हेले, हेले मीन लाइट। और बच्चे ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट, और एच बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं? थिक फिलामेंट मौजूद होते हैं। अब इसको, और अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें, मतलब एक्टिन फिलामेंट की बात करें, तो बच्चे उनको जो लाइन बाइसेक्ट करते हैं हम क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। इसी तरह मायोसिन फिलामेंट को, थिक फिलामेंट को दरमियान से जो लाइन बाइसेक्ट करती है, मीन एच जोन को जो बाइसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। और टू सक्सेसिव जेड लाइन के दरमियान रीजन को हम सार्कोमेयर बोलते हैं। और बच्चे जो मायोफिब्रिल होते हैं ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, तो इस वजह से जो जी लाइन होते हैं, इट इज़ इन फैक्ट आ डिस्क विच इज़ सेपरेटिंग वन सार्कोमेयर फ्रॉम द अदर, और उसको हम जी डिस्क भी बोलते हैं। ये बच्चे देखें, ये हमारे पास थिक फिलामेंट मौजूद हैं, थिन फिलामेंट मौजूद हैं, और यहाँ से आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ए बैंड, एच बैंड, आई बैंड, एम लाइन, जी लाइन, ठीक है। और कौन से रीजन के अंदर थिन फिलामेंट होते हैं, कौन से रीजन के अंदर थिक फिलामेंट होते हैं। यहाँ से अगेन फिर बच्चे देख लें, ये भी हमारे पास लिखे हुए, ये देखें, एक मिनट, ये वाला भी रीजन देखें बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा है ए बैंड, सॉरी ये नहीं, ये सॉरी है एच बैंड। मैं दोबारा बताता हूँ, एक मिनट, ये देखें यहाँ से यहाँ, हाँ जी, ये सारा क्या है हमारे पास? ये है ए बैंड। और इस ए बैंड के अंदर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर थिक और थिन ओवरलैप हैं। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा डार्कर होगा। अब इसके दरमियान ये वाला, अब जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन होगा बच्चे ये लाइटर होता है, इसी को तो हम एच बैंड बोलते हैं। फिर एच बैंड को जो लाइन दरमियान से कट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट की बात करें, तो जो थिक फिलामेंट है बच्चे वो मेनली किससे बने होते हैं? मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये मायोसिन एक हमारे पास फिब्रस प्रोटीन होती है, और इसके एंड के ऊपर क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर हेड होते हैं। और इसका जो फिब्रस पोर्शन होता है बच्चे वो इसको हेल्प करता है मायोसिन को थिक फिलामेंट के अंदर एंकर करने के लिए। और उसके थिक फिलामेंट के अंदर जो मायोसिन के जो बच्चे मॉलिक्यूल होते हैं, दे ऑल लाई टुगेदर इन आ बंडल विद देयर ग्लोब्यूलर हेड ऑल पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द एम लाइन, और उसके जो हेड होते हैं वो एम लाइन से अवे होते हैं। और बच्चे उसके अलावा थिन फिलामेंट की बात करें तो थिन फिलामेंट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो एक्टिन प्रोटीन होती है, और जो एक्टिन प्रोटीन होती है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। और बच्चे एक्टिन मॉलिक्यूल के अलावा हमारे जो एक्टिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बच्चे चेन की फॉर्म में होते हैं। इनकी टू चेन्स होती हैं, वो जैसे होते हैं पर्ल मोती की तरह, आपस के ऊपर क्या होती हैं बच्चे? ट्विस्ट हुई होती हैं, ठीक है। अब इन ट्विस्टेड जो चेन है, इनके अराउंड एक और फिब्रस प्रोटीन भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। और एक थर्ड प्रोटीन भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन बोलते हैं। और बच्चे ट्रोपोनिन के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। जो एक इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो एक्टिन से बाइंड करती है, जो सेकंड इसकी होती है वो ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करती है, और इसकी जो थर्ड है उसने बाइंड करना है कैल्शियम से, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, जब कैल्शियम गेट ने ओपन होना है। अब बच्चे देखिए यहाँ पर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमने कहा था कि बच्चे वहाँ पर क्या आएगी? नर्व इम्पल्स आएगी। उस नर्व इम्पल्स के रिस्पॉन्स में मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मसल काज मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। जब हमारे मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं तो एक्चुअली इस वक्त जो मसल होते हैं वापस में क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब बच्चे देखें, जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो बच्चे उस वक्त ईच मायोफिब्रिल, हर मायोफिब्रिल के अंदर जो सार्कोमेयर हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। जेड लाइन कम क्लोज टुगेदर, वो जेड लाइन, ये जेड डिस्क थी, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। और ये भी याद रखना कि एच जोन जो होता है ए बैंड के अंदर, एच जोन वो भी बच्चे क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। और इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बच्चे मायोसिन के जब हेड अटैच होते हैं तो उनको दोबारा वहाँ से रिमूव करने के लिए बच्चे एटीपी की भी ज़रूरत होती है, और उन मायोसिन हेड के अंदर वो एटीपीज
एंजाइम भी मौजूद होता है। अब हम देखेंगे कैसे एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, कैसे एटीपी यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूज होती है। अब देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स है, जो मोटर न्यूरॉन है, वो नर्व इम्पल्स को लेकर आएगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के पास। फिर उस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से जो मैंने आपको बताया था टी टिब्यूल सिस्टम, बच्चे वो टी टिब्यूल सिस्टम उस नर्व इम्पल्स को कैरी करके लेके आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, वो स्टोर होते हैं। बच्चे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर बात नहीं लिखी हुई कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोटर न्यूरॉन है, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो मैसेज को भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। कौन कैरी करके लेके जाएंगे, मोटर न्यूरॉन कैरी करके ले जाएंगे। वो मोटर न्यूरॉन जो है बच्चे वो पैगाम को कहाँ पहुँचाएंगे, एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, और वहाँ से फिर आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पैगाम किसने लेके जाना है बच्चे, टी टिब्यूल सिस्टम ने लेकर जाना है। और वहाँ पे वो ट्राइएड बने होते हैं, वहाँ तक पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा, और उसके रिस्पांस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कैल्शियम गेट्स होते हैं, वो कैल्शियम गेट्स बच्चे क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। अब जब कैल्शियम गेट ओपन होते हैं तो वो जो कैल्शियम आयन हैं बच्चे वो आ जाते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर। और अभी मैंने आपको थिन फिलामेंट में बताया था कि उसके 3 पार्ट हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। और मैंने कहा ट्रोपोनिन की 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक अटैच होती है एक्टिन से, दूसरी अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन से, और अब तीसरी अटैच होना है कैल्शियम आयन से। तो जैसे ही कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं तो बच्चे वो कैल्शियम आयन जाते हैं, और वो कैल्शियम आयन जाकर बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन के साथ। और जब वो ट्रोपोनिन को के साथ अटैच होते हैं तो वो साथ ट्रोपोमायोसिन को भी थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको भी चेंज करते हैं, उसको भी अपनी तरफ खींचते हैं। तो इन दोनों की मूवमेंट की वजह से जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, मतलब जो एक्टिन प्रोटीन है, उस पर जो बाइंडिंग साइट मौजूद होती हैं, वो बाइंडिंग साइट क्या हो जाती हैं बच्चे, वो एक्सपोज हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना तो उस वक्त एक्टिन पर मौजूद वो जो बाइंडिंग साइट है, उन बाइंडिंग साइट को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है, ताकि वहाँ पे आके मायोसिन के थिक फिलामेंट के जो हेड हैं, जो ग्लोब्यूलर हेड हैं, वो आकर अटैच ना हो जाए। मतलब देखे ना, कंट्रैक्शन तो तब होगी जब थिक फिलामेंट के जो हेड हैं वो थिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट पर जाकर अटैच होंगे। अब मैं कह रहा हूँ जब मसल रेस्ट की कंडीशन में है तो उस वक्त जो ट्रोपोमायोसिन है उसने उस थिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट को कवर करके रखा होता है, ताकि अटैचमेंट ना हो, ताकि इधर आकर हेड अटैच ना हो मायोसिन के और कंट्रैक्शन ना हो। लेकिन बच्चे जब कंट्रैक्शन होनी है, नर्व इम्पल्स आई, कैल्शियम गेट ओपन हुए, कैल्शियम ने जाके बाइंड किया ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन से ने थोड़ा सा खींचा ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो जब वो ट्रोपोमायोसिन को खींचेगी तो उस वक्त उस थिन फिलामेंट पे मौजूद बाइंडिंग साइट क्या हो जाएंगी, एक्सपोज। और जैसे ही ये देखिए बाइंडिंग साइट एक्सपोज होंगी तो फिर उस वक्त मायोसिन के जो हेड होंगे वो जाकर उन बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाएंगे। और जब बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाएंगे तो फिर उस वक्त बच्चे दोनों फिलामेंट के दरमियान क्या बन जाएंगी, क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगी। और जब क्रॉस ब्रिजेस बननी है तो फिर बच्चे बाद में फिर क्या होना है कि उन मायोसिन हेड ने टिल्ट करना है, मुड़ना है। और बच्चे मुड़ कर जब वो मुड़ेंगे तो वो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ टुवर्ड सेंटर ऑफ द सार्कोमेर क्या करते हैं, वो खींच लेते हैं, उनको पुल कर लेते हैं। फिर उस वक्त बच्चे एटीपी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है एंड विच प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू फोर्स द हेड टू लेट गो ऑफ द एक्टिन। और जब वो एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, वहाँ से एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी के वक्त जो हेड होता है, मायोसिन का जो हेड होता है, वो उस एक्टिन से अलग हो जाता है। और जब वो अलग हुआ और ये जो हेड अभी अलग हुआ, ये हेड अभी रेडी है कि ये नेक्स्ट बाइंडिंग साइट से अटैच हो और फिर उस एक्टिन को फर्दर अपनी तरफ क्या करे, पुल करे। फिर टिल्ट होगा, फिर एटीपी यूज होगी, फिर हेड अलग होगा, फिर हेड थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर नेक्स्ट बाइंडिंग साइट फिर अटैच होगा, फिर उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो थिन फिलामेंट है बच्चे, वो पूरे का पूरा हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके टुवर्ड्स द सेंटर आ जाता है। द हेड्स टिप बैक टू देयर प्रीवियस पोजीशन एंड बाइंड अगेन टू द। आपको बताया बच्चे कि जब एक दफ़ा अटैच हुआ, टिल्ट हुआ, मुड़ा, ठीक है, फिर एटीपी यूज़ हुई तो वहाँ से जो हेड है वो अलग हो गए। फिर हेड जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट फिर एक्सपोज बाइंडिंग साइड पे अटैच होंगे। जब अटैच बाइंड होंगे तो फिर उनको अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब थिन फिलामेंट फर्दर बच्चे अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास एटीपी यूज़ होगी।
ठीक है। जब मोर एटीपी मतलब इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप वो थिन फिलामेंट को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं बच्चे, वो खींच लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर दूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ये देखें बच्चे, ये थिन फिलामेंट है, इस पर ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, ये 3 प्रोटीन मौजूद होती हैं। और ये बच्चे थिक फिलामेंट है, और ये हमने कहा था कि जो इसके थिक फिलामेंट के जो हेड होते हैं वो एम लाइन से आउटवर्ड, ये जो लटके हुए ना छोटे छोटे, ये बच्चे ये इसके क्या हैं, ग्लोब्यूलर हेड हैं। इन ग्लोब्यूलर हेड ने अटैच होना है थिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइड पे। तो मैंने कहा था कि जब हम रिलैक्स कंडीशन हमारे मसल है, जब उन्होंने कंट्रैक्ट नहीं करना, तो उस वक्त वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने उन बाइंडिंग साइट को क्या किया होता है बच्चे, वो कवर किया होता है ताकि मायोसिन के हेड इधर आकर अटैच ना हो। लेकिन जब कंट्रैक्शन होनी है तो मैंने कहा था कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे। जब कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो वो कैल्शियम जाके किससे बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के साथ। जो ट्रोपोनिन होगी वो स्लाइटली मूव करेगी, तो साथ ट्रोपोमायोसिन भी बच्चे वो क्या करेगी, मूव करेगी, जिसकी वजह से वो बाइंडिंग साइट क्या हो जाएंगी, एक्सपोज। जब बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी तो देखें ये मायोसिन का जो हेड है ये जाकर बाइंडिंग साइट से क्या हो गया, अटैच हो गया। अब जब ये बच्चे बाइंडिंग साइट से अटैच हो गया है तो अब बच्चे इस हेड ने उन एक्टिन को, उस थिन फिलामेंट को अपने टुवर्ड सेंटर क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया। अबाउट कितना बच्चे, अबाउट 10 नैनोमीटर अपनी तरफ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये देखें ये टिल्ट भी हो चुका है, ये थोड़ा सा मुड़ भी चुका है। अब अगेन बच्चे इसने अपने आप को यहाँ से फ्री करना है, इस हेड ने अपने आप को देखें यहाँ से फ्री कर लिया। और इस फ्री करने में क्या यूज़ होगी बच्चे, एटीपी यूज़ होगी। जब एटीपी यूज़ हुई ये हेड वहाँ से अलग हो गया। अब ये हेड है बच्चे, ये नेक्स्ट फिर इधर को अगर कोई बाइंडिंग साइट मौजूद होगी तो उस बाइंडिंग साइट से हेड फिर क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, फिर उसे अपनी तरफ खींचेगा, फिर एटीपी यूज़ होगी, हेड अलग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बाइंडिंग साइट से अटैच होगा। तो इस तरह फर्दर जो है वो जो थिन फिलामेंट हैं उनको कंट्रैक्ट करके वो टुवर्ड्स सेंटर लेकर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहीं तक डिस्कस करना है। इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट हमारा जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।